गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन का भाग 4 बच्चों। इसमें हम जानेंगे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को। तो चलिए अपना पाठ शुरू करते हैं बच्चों। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में या नर के शरीर से बाहर? तो बच्चों, आंतरिक निषेचन हमेशा मादा के शरीर के अंदर ही होता है। हाइड्रा में जनन की विधि कौन सी है? बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन या द्विविभाजन? तो बच्चों, मुकुलन जो है वो हाइड्रा के जनन की विधि है। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? मादा युग्मनज और नर युग्मनज के संयोजन को हम निषेचन कहते हैं बच्चों। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? कोई नहीं, 1, 2 या 4। तो बच्चों, युग्मनज में मादा और नर दोनों के केंद्रक मिलते हैं, इसलिए इनकी संख्या 2 होती है। एक टैडपोल जिस प्रक्रिया या प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहते हैं? तो मेढक जो है वो पूरी तरह, उसका आप देखे होंगे जो जीवन चक्र हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि टैडपोल जो होता है उससे सीधे मेढक जो है वो वयस्क मेढक में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें उसकी पूंछ होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। इस क्रिया को हम कायांतरण कहते हैं बच्चों। द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है? तो द्विखंडन विधि द्वारा हम लोगों ने पढ़ा था अमीबा में जनन होता है, तो इसका सही उत्तर है अमीबा। सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाएं और गलत के सामने गलत। शुक्राणु वृषण कोशिका में परिपक्व होते हैं। बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि वृषण की कोशिका में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है और वहीं वो मैच्योर होते हैं। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ये भी सही है। मेढक जो होता है वो अंडे पानी में फीमेल देती है और नर जो है वो अपना स्पर्म वहां छोड़ता है, तो निषेचन हमेशा बाहर होता है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, बिल्कुल गलत है। अभी हम लोगों ने जाना कि अमीबा जो है वो द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, बिल्कुल सही है बच्चों। मादा और नर युग्मनज के मिलने से निषेचन होता है। नर युग्मक के मिलने से निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन के पश्चात युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। भ्रूण एकल कोशिका का बना होता है, ये गलत है बच्चों, क्योंकि युग्मनज हमेशा नर और मादा गैमिट के मिलने से बनता है। तो इसीलिए 2 हो गए ना, तो इसीलिए ये एकल कोशिका का बना हुआ नहीं होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जंतुओं के नर युग्मक क्या कहलाते हैं? तो जंतुओं के नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं बच्चों। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से हमेशा युग्मनज का यानी जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज विकसित होकर क्या करता है? तो युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, इम्ब्रियो बनता है बच्चों। टैडपोल का मेढक में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो टैडपोल का मेढक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है, जिसे हम मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है ना बच्चों? आंतरिक निषेचन की क्रिया किसमें होती है? मनुष्यों में होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन को चित्र द्वारा दर्शाते हुए समझाएं कि निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ चित्रों में देख रहे हैं, इस चित्र में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नर का जो शुक्राणु है वो इस रास्ते से जाता है और यहाँ से जाने के पश्चात यहाँ से अंडाणु आते हैं और इन दोनों का संयोग जो है वो होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये अंडाणु जा रहे हैं, यहाँ से शुक्राणु जा रहा है और ये संयोग के बाद यहाँ पर ये निषेचन के पश्चात जाइगोट जो है वो यहाँ पर बनने के बाद यहाँ पर उसका भ्रूण जो है वो आरोपित हो जाता है। यहाँ भी आप फिगर में अच्छे से देख रहे हैं, अंडाणु से शुक्राणु आकर मिल रहा है और मिलने के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट की क्रिया, बनने की क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं और जब जाइगोट बनता है तो इस तरीके से इसमें विभाजन की क्रिया होती है जो आगे चलकर भ्रूण के निर्माण में सहायक होगी। अगला प्रश्न है, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए।
तो बच्चों जनन जो है यानी रिप्रोडक्शन जो है उसके द्वारा कोई भी जीव, चाहे वो वनस्पति हो या जंतु हो, प्राणी हो, अपने ही समान दूसरे जीवों को जन्म देते हैं और अपनी जाति की वृद्धि करते हैं। जन्म देने की इस प्रक्रिया को ही हम जनन कहते हैं। सजीवों में जनन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक जैसे जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। जनन के द्वारा ही हमारा वंश आगे बढ़ता है और हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर लंबे समय तक इसी कारण से संभव हो पाया है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये मादा है, फीमेल है, ये मेल है। फीमेल से अंडाणु का निर्माण हो रहा है, एग बन रहा है, और यहाँ से शुक्राणु यानी स्पर्म बन रहे हैं। दोनों के मिलने से जाइगोट बन रहा है और इस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। निषेचन के पश्चात जाइगोट बनेगा और जाइगोट आगे चलकर डिवीजन के बाद भ्रूण का निर्माण करता है और इसी से फिर नए बच्चे का जन्म होता है। आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में क्या अंतर है? आंतरिक निषेचन वह निषेचन की क्रिया है जिसमें अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे कि मनुष्यों में गाय, कुत्ता, हाथी, जितने भी जो सजीव बड़े हैं उनमें इस तरह का ही निषेचन की क्रिया होती है जिसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन की वह क्रिया जिसमें अंडाणु एवं शुक्राणुओं का संलयन जंतु के शरीर के बाहर जल में होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक, मछली इत्यादि, इनमें जो है वो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन क्या है? जनन की वह विधि जिसमें एक जनक के द्वारा बिना निषेचन के ही केवल समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें उत्पन्न होने वाली संतति जनक के एकदम समान होती है, अनुवांशिकी तथा आकारिकी में भी बिल्कुल समान होती है, इसलिए हम इन्हें क्लोन भी कहते हैं। और अलैंगिक जनन को हम कायिक जनन भी कहते हैं। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो जंतुओं में बच्चों अलैंगिक जनन की दो प्रमुख विधियों में है मुकुलन और द्विखंडन। मुकुलन का अर्थ होता है अंकुर यानी बर्ड। इसमें एक छोटे पौधे का निर्माण होता है या छोटा बीज बनता है बच्चों। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जो है वो जनक के जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और ईस्ट दोनों में मुकुलन की क्रिया होती है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हो एक छोटा सा ये बर्ड यानी अंकुर निकलता है, ये धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद जब पूरी तरह डेवलप हो जाता है तो ये मदर प्लांट से अलग हो गया। अब ये पुनः अकेले खुद बड़ा होकर अपने जैसा नया जीव डेवलप कर सकता है। दूसरा है बच्चों द्विखंडन या बाइनरी फ्यूजन। द्विखंडन में एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है और दो नए जीवों का जन्म होता है। द्विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, लेशमीनिया आदि। यहाँ आप देख रहे हो अमीबा का चित्र आपको दिख रहा होगा। ये अमीबा में आपको दिख रहा है ये कूटपाद बन रहे हैं और इसका केंद्रक जो है वो बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे ये बड़ा होता है तो बीच से कोशिका जो है वो यहाँ से केंद्रक भी लंबी हो जाती है डमरू के आकार में और कोशिका का हिस्सा भी दो भागों में बढ़ जाता है। केंद्रक दो हिस्सों में बंटने के बाद कोशिका के दो भाग हो जाते हैं और एक से दो अमीबा का निर्माण होता है। क्योंकि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है इसलिए प्रजनन के पहले जो है ये गोलाकार हो जाता है और इसका केंद्रक जो है वो बिल्कुल लंबा इस तरह का डंबल शेप्ड होकर के खींच जाता है, बीच से पतला हो जाता है और आगे चलकर यहाँ से कोशिका भी दो भागों में विभक्त हो जाती है और एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को हम द्विखंडन कहते हैं। क्योंकि एक से ये दो भागों में बट रहा है बच्चों इसलिए हम इसे द्विखंडन कहते हैं। अगला प्रश्न है माता के गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो माता के जो गर्भ होता है बच्चों उसमें ट्यूब में निषेचन होने के 5 से 6 दिन में भ्रूण जो है वो गर्भाशय में आकर अपने सतह पर बिल्कुल प्रत्यारोपित हो जाता है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है इसके आसपास पानी की थैली एमनियोटिक सेक बनने लगती है और जो बच्चे का जो भ्रूण है उसके लिए तकिए का काम करता है। इस दौरान एक प्लेसेंटा, एक गोल डिस्क के समान ऑर्गन होता है वो भी बनता है जो माँ और शिशु यानी भ्रूण को आपस में जोड़ता है जिससे माँ के पोषक तत्व शिशु तक पहुंचते हैं। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुंह, आंख, नीचे का जबड़ा, गला भी बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं बनने शुरू हो जाती हैं और रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है।
पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। दूसरे महीने में चेहरा और अधिक विकास करने लगता है और धीरे धीरे भ्रूण के दोनों कान बनना शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ पैर और उनकी अंगुलियां, आहार नलिका और हड्डियां बनना भी आरंभ हो जाती हैं बच्चों। यहाँ आप देख रहे हो, ये माता, तुम्हें दिख रहा है फीमेल का योनि का ये हिस्सा है ना। इसमें आपको दिख रहा है ये अंडाणु यहाँ से निकलते हैं और शुक्राणु यहाँ मिलकर निषेचन के बाद, देखो ये क्रिया है, जाइगोट बनने के बाद, डिवीजन के बाद ये जब पूरी तरह विकसित हो जाता है तो भ्रूण का निर्माण यहाँ आरोपित होकर करता है और धीरे धीरे भ्रूण का विकास होकर बच्चे का, देख रहे हो, अंगों का निर्माण होता है और एक पूर्ण वयस्क एक छोटा बच्चा जो है वो आपको तब जन्म ले पाता है, जब पूरी तरह उसके सारे अंग विकसित हो जाते हैं। तीसरे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर हो जाती है और वजन भी लगभग 4 ग्राम हो जाता है। चौथे महीने में आंखें, भौं, नाखून और जितने जो जनन अंग हैं उनका भी विकास होने लगता है। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। 5वें महीने में सिर के बाल बनने शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर और कान बालों से ढक जाते हैं। 6ठे महीने में शिशु का रंग लाल होता है, जिसमें से धमनियों को देखा जा सकता है। और 7वें महीने में बच्चों शिशु में फैट यानी वसा के अंश बढ़ने लगते हैं। उनकी आवाज सुनने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है, लाइट के प्रति अपना रिएक्शन देता है, दिमाग का विकास तेजी से होता है और वह सुनने के साथ देख भी सकता है। 8वें महीने में फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शारीरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। इस महीने तक शिशु का वजन लगभग 1700 ग्राम हो जाता है और लंबाई लगभग 42 सेंटीमीटर होती है। 9वें महीने में बच्चे के फेफड़े भी पूरी तरह बन चुके होते हैं, शरीर में हलचल बढ़ जाती है, पलकें झपकाना, आंखें झपकाना, सिर घुमाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। जन्म के समय सामान्यतः शिशु का सिर पहले बाहर आता है और इस प्रकार बच्चे का जन्म होता है। 9वें महीने तक लगभग 2600 ग्राम का जो है वो बच्चा का वजन हो जाता है। तो इस समय तक बच्चा पूर्ण विकसित हो जाता है और इस समय बच्चे के जन्म होने पर वो, यहाँ से देख रहे हो, ये गर्भाशय से ये नीचे की ओर इसका सिर पहले आता है बच्चों, तब बाकी हिस्से शरीर से बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से बच्चे का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, दो जंतु हैं जिसमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन। साथ ही पहला अंडा देता है और दूसरा सीधे शिशु को जन्म देता है। अब उत्तर दीजिए, पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा? तो पहले जंतु को बच्चों अंडप्रजक कहेंगे, क्योंकि पहला अंडा देता है, इसलिए इसे अंडप्रजक कहेंगे या ओविपेरस कहेंगे। पहले जंतु के दो उदाहरण कौन कौन से हैं? तो पहले जंतु के दो उदाहरण जैसे मछली और मेढक हैं बच्चों। दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा? तो दूसरा जंतु चूंकि सीधे शिशु को जन्म देता है बच्चों, तो जो सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं उन्हें हम जरायुज या विविपेरस कहते हैं, जैसे मनुष्य हैं, गाय हैं इत्यादि हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपने जाना कि जनन के सारे प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों।